फाइव ड्रीम्स। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर 4। इससे पहले हम बताते हैं हमने कल क्या किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, हमारा टॉर्क के बारे में देखा था, बेसिक डेफिनेशन कि हमारा टॉर्क एक्चुअल में होता कैसे है, या रोटेशनल बॉडी पे जो भी टॉर्क लग रहा है वो कैसे लग रहा है, उसकी ऐसा यूनिट कैसा है, और उसमें जो भी मूवमेंट्स आ रहे हैं वो किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में आ रहे हैं या क्लॉकवाइज में आ रहे हैं। आज हम थोड़ा टॉर्क की थोड़ी सी डिटेल्ड स्टडी देखेंगे। क्यों? क्योंकि टॉर्क के बाद जो भी टॉपिक्स आएंगे, भले हमारा वो कपल आए, भले हमारा इक्विलिब्रियम आए, ये सारे टॉपिक्स किस पे डिपेंडेंट है, इस एक टॉपिक टॉर्क पे। तो इसकी हमें थोड़ी सी डिटेल्ड स्टडी देखना है, और फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। जो भी आपका क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट पे बनेगा। तो हम देखते हैं टॉर्क। हमने टॉर्क कैसे देखा था, हमारी बॉडीज ली थी, फोर्स लगाया था। फोर्स किस पे लगाया था? बॉडीज पे। बॉडीज कैसी थी? रिजिड बॉडी और नॉन रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी हमने ली थी, नॉन रिजिड क्यों नहीं ली थी? क्योंकि उसमें शेप साइज के डायरेक्शन के साथ शेप और साइज में भी आपके चेंजेस आ रहे थे, और हमें किस में चेंज देखना था? बस डायरेक्शन में। इसलिए हमने क्या लिया था, हमारी रिजिड बॉडी। और उस रिजिड बॉडी में भी हमने देखा था फोर्स के कारण क्या चेंजेस आ रहे थे, तुम्हारे लीनियर और रोटेशनल मोशन। उसमें से भी हमने उठाया रोटेशनल, और रोटेशनल के कारण जो भी चीज आई वो क्या बना? मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब देखिए, मेरी एक बॉडी है, बॉडी को मैंने लिया, उसे पाइवॉट किया। पाइवॉट मतलब एक पॉइंट पे बोल्टेड किया, ना कि फिक्स्ड। ये मैं बहुत अच्छे से प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अब जब मैंने इसे एक पॉइंट से फिक्स किया, अब मैंने इस बॉडी पे फोर्स लगाया। फोर्स कहाँ लगाएंगे? जहां इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बॉडी यहाँ है, मैं हवा में कहीं फोर्स लगा रही हूँ, कुछ होगा क्या? नहीं। पर जहां बॉडी है और जिस पॉइंट के अबाउट वो घूम सकती है, वही उसी से जो लाइन ड्रॉ करेंगे, उससे पासिंग, वही क्या बनेगा? उसका एक्सिस। तो जिस एक्सिस से वो घूम सकती है, वही एक्सिस हमने, उसी एक्सिस पर क्या लगाएंगे? फोर्स। भले वो फोर्स कैसे डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो फोर्स हम देखिए, अगर हम फोर्स ऐसे सीधा लगा रहे हैं, मतलब ये जो हमारी बॉडी है इससे फोर्स कैसा लगा रहे हैं? पैरेलली। तो क्या ये फोर्स का कोई इफेक्ट हो रहा है? नहीं। तो हम फोर्स कैसे लगाएंगे? परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलरली या तो ऊपर लगा दें या परपेंडिकुलरली नीचे लगा दें, तभी हमारी बॉडी कैसे होगी? रोटेट होगी। पर अगर हम पैरेलली लगाएं तो क्या होगी हमारी बॉडी? कुछ नहीं होगी। पैरेलली मतलब जैसे हम ये फोर्स लगाया हमने, ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट पे फोर्स हम ऐसे लगाएं, इस बॉल को हम ऐसे धक्का दें, तो क्या ये मूव रोटेट करेगी? अगर फ्री होगी तो लीनियर मोशन तो करेगी, पर रोटेट नहीं करेगी। पर अगर हमने इससे परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, तो ये परपेंडिकुलर फोर्स किसके रिस्पेक्ट में? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये एक्सिस रोटेशन है तो इससे परपेंडिकुलर फोर्स क्या हो सकता है? ये या ये, कोई भी ले सकते हो आप। ये तो आप पे डिपेंड करता है कैसे आपको रोटेट करना है। तो जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या है? इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, या फिर आप बोल सकते हो आपके पाइवोटेड पॉइंट से। पर कभी भी अगर आप फोर्स यहां से लगा रहे हो, मतलब जो एंगल है वो क्या है आपका? 0 डिग्री। तो क्या ये बॉडी पे आप ऐसे फोर्स लगाओगे वो घूमेगा? नहीं। पर हाँ, अगर ऐसा नहीं, आप एक्सिस चेंज कर दो। सपोज मैंने एक्सिस ये ले लिया, तो अब इस एक्सिस से फोर्स आप कैसे लगाओगे? इस एक्सिस का परपेंडिकुलर कैसा है? ऐसा है या ऐसा है? कैसे भी ले लो आप, कोई भी। तो जिस भी डायरेक्शन से आप लगाओगे वो क्या है? 90 डिग्री होना चाहिए, तभी वो आपकी बॉडी इजीली रोटेट करेगी। अगर आप उसके पैरेलली लगा दोगे तो वो रोटेट नहीं करेगी। इसलिए हमारे, और चलिए फोर्स किस डायरेक्शन में वो लगा रहे हैं वो तो अलग बात है, पर फोर्स भी तो लगाना पड़ेगा। मैं बॉडी रखी है, मैं खड़ी हो गई, मैं कुछ फोर्स ही नहीं, मेहनत ही नहीं कर रही हूँ, तो क्या बॉडी रोटेट करेगी? नो, इट विल नॉट रोटेट। सो व्हाट आर दी थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर माई मूवमेंट ऑफ फोर्स? क्यों बोला? क्योंकि हमने बॉडी पे फोर्स लगाया, और फोर्स के कारण उसमें मूवमेंट या टर्निंग आया, इसलिए उसे नाम दे दिया मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता है, सब बहुत शॉर्टकट में चलना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला भैया मूवमेंट ऑफ फोर्स बार बार नहीं लिखने वाले हर जगह की मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स इतना लंबा, तो उन्होंने उसे एक छोटा सा नाम दे दिया टॉर्क। और इस टॉर्क को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? अगर कभी कोई सिंबल दें तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल टाउ।
पर ये टाउ टी नहीं है, सीधी डंडी नहीं है, इट इज समवॉट टर्न, तो इसे क्या बोलते हैं, टाउ। अब हम देखते हैं हमारा मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क किसका प्रोडक्ट है। सबसे पहली चीज, आपको कुछ भी काम करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। और जब आप रोटेट कर रहे हो तो फोर्स का कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पाइवोटेड पॉइंट। जो ये है आपका फोर्स कैसे लग रहा है, आपके पाइवोटेड पॉइंट से परपेंडिकुलरली लग रहा है। अगर मैं इस डायग्राम को फिर से बनाती हूँ तो आप एक बार ध्यान से देखिए, ये मेरी बॉडी है, ये मेरा पाइवोटेड पॉइंट है O। सपोज मैंने फोर्स लगाया, मुझे P से इसे घुमाना है फोर्स लगा के, तो मैं P पे कहाँ फोर्स लगाऊंगी, ऐसा फोर्स लगाऊंगी तो ये कभी नहीं घूमेगा। इस पर सीधा फोर्स लगाओ, कैसे घूमेगा, नहीं घूमेगा। फोर्स मुझे कैसे लगाना पड़ेगा, अगर मैं इस तरह से फोर्स लगाऊंगी तो इट विल रोटेट। तो OP जो है इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन या फिर इसका जो फोर्स का डिस्टेंस पाइवोटेड पॉइंट से, ये क्या है, हम दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। इसलिए टॉर्क की जो फॉर्मूला बना वो क्या है, टॉर्क इज व्हाट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पाइवोटेड पॉइंट और एक्सेस ऑफ रोटेशन, वट एवर यू वॉन्ट। तो यही आपकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द प्रोडक्ट, और यू कैन राइट, कुछ मत लिखिए, सीधा ऐसे लिख दीजिए, व्हाट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पाइवोटेड पॉइंट इज नोन एज टॉर्क। और हमने क्या देखा, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्टेंस है, ओपी क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। तो ये तो हमारी कैसी यूनिट थी, एसआई यूनिट थी। कल हमने रिलेशनशिप देखा था एसआई और सीजीएस यूनिट में, हमने रिलेशनशिप में क्या देखा था, एसआई और सीजीएस में यूनिट में क्या रिलेशन था, 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर है, 10 to the power 7 डाइन सेंटीमीटर। समझ में आया था ये क्यों, क्योंकि 1 न्यूटन कितना होता है, 10 to the power 5 डाइन, एंड 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो 10 to the power 5 into 100 करोगे तो 10 to the power 7 डाइन सेंटीमीटर। ये आपकी कौन सी यूनिट हो गई, सीजीएस यूनिट। ये रिलेशन कल हमने पूरा डिराइव किया था। अब आते हैं फैक्टर्स पे कि किन किन फैक्टर्स पे मेरा टॉर्क डिपेंड करता है। तो अगर आपको टॉर्क का ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो अब सारे न्यूमेरिकल, सारे फैक्टर्स आपके क्लियर हो जाएंगे, बस ये फॉर्मूला ही देख के कर लोगे। देखो, सबसे पहला फैक्टर क्या है, फोर्स। अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो बॉडी पर टॉर्क लगेगा क्या, मैं किसी बॉडी को टच ही नहीं कर रही हूँ, उस पर कुछ प्रेशर या फोर्स ही नहीं लगा रही हूँ, तो वो क्या मूव करेगा, कुछ मूव ही नहीं करेगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी क्या, फोर्स। तो हमने क्या लगाया, फोर्स। दूसरी चीज क्या है हमारी, डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पाइवोटेड पॉइंट। अब डिस्टेंस की बात क्यों कर रहे हैं, देखिए ये बॉडी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगा रहे हो, ये तो समझ में आया। अब ये हमारी बॉडी है, बॉडी ली हमने, इस बॉडी को मुझे रोटेट कराना है, तो मैं देखो फोर्स यहां भी लगा सकती हूँ और पास भी लगा सकती हूँ, या फोर्स बिल्कुल सेंटर पर भी लगा सकती हूँ। पर आप लोग मुझे बताइए, अगर मुझे इस डिस्क को रोटेट करना है तो मुझे फोर्स तो लगाना है, पर अगर मैं फोर्स यहाँ P पॉइंट पे लगाऊं, Q पॉइंट पर लगाऊं या O पॉइंट पे लगाऊं, कहाँ फोर्स लगाऊं मैं कि मेरी बॉडी कम फोर्स में ज्यादा से ज्यादा मूव करे, कहाँ लगाऊंगी। अगर मैं बिल्कुल कॉर्नर पे फोर्स लगाऊंगी तो मेरी बॉडी क्या होगी, कम फोर्स लगाने में ज्यादा से ज्यादा रोटेट करेगी। देखिए ये पेन है, इसे मुझे रोटेट कराना है, तो मैं यहाँ कॉर्नर पे फोर्स लगाऊंगी तो थोड़े टचिंग से भी बॉडी मूव कर जाएगी। पर मैं सेंटर पे फोर्स लगा रही हूँ तो क्या मेरी बॉडी मूव तो करेगी, या सेंटर पे तो करेगी ही नहीं, पर थोड़ा सा सेंटर से दूर लगाऊंगी तो मुझे थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप उसे डेली लाइफ में लेते हो तो वो क्या है, डोर का। डोर का जो आपका हैंडल रहता है वो पाइवोटेड कहाँ रहता है, हिंज से बिल्कुल कॉर्नर पे, और जो हैंडल रहता है जिससे आप डोर को खोलते या बंद करते हो, पुश पुल लगाते हो उस पे, वो कहाँ होता है, बिल्कुल
एक्सट्रीम साइड पे, उसके बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पे। सो वील व्हेन आई विल गिव यू एग्जांपल्स, मैं आपको पूरा एग्जांपल में डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगी कि कैसे हो रहा है। तो समझ में आया। तीसरा फैक्टर आपकी बुक्स में मेंशन नहीं है, पर तीसरा फैक्टर ये भी आप बोल सकते हो एंगल। किस एंगल से फोर्स लग रहा है। अगर फोर्स 90 डिग्री पे लग रहा है तब तो टॉर्क मिलेगा, लेकिन अगर देखिए फोर्स 90 डिग्री पे लग रहा है तब तो बॉडी घूमेगी। पर अगर फोर्स 0 डिग्री से लग रहा है तो क्या बॉडी घूमेगी? कितना भी फोर्स लगाते रहो आप, मैं कितना भी फोर्स लगा दूं मेरी बॉडी घूमेगी नहीं। तो इसलिए हमें एंगल भी ले सकते हैं। अगर आप लोग लिखोगे अपने फैक्टर्स में तो ये एक एडिशनल पॉइंट हो जाएगा, नो वन विल कट योर मार्क्स। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी बॉडी पे फोर्स लगाया। देखिए आपने बॉडी पे जब ऐसे फोर्स लगाया तो इसने इस बॉडी को रोटेट कराया। ओके, दिस बॉडी इज रोटेटिंग, तो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं यही फोर्स यहां ना लगा के ऐसे लगाती, ऊपर से लगाती है फोर्स, देखो परपेंडिकुलर ही लगा रहे हैं फोर्स, हम ऐसा मत कर देना कि पैरेलल लगा दो कहीं भी। फोर्स लगाया, यहां से फोर्स लगाओगे आप तो ये बॉडी कैसे रोटेट करेगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जिस हिसाब से आप फोर्स लगा रहे हो, दो ही रोटेशन हो सकते हैं बॉडी के, या तो वो क्लॉकवाइज घूमे या बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमे। तो हमने क्या किया, क्लॉकवाइज जब बॉडी घूमती है तो हमने क्या माना उसे, उसका साइन। जब भी हम टॉर्क निकालेंगे और रोटेशन देखेंगे, भाई मूवमेंट ऑफ फोर्स हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, बार बार नहीं लिखेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मेरी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो हम उसे रिप्रेजेंट कर देंगे किससे? पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखेंगे या मूवमेंट ऑफ फोर्स के न्यूमेरिकल्स देखेंगे तब ये साइन हमारे बहुत हेल्प में आएंगे। अभी तो आप इतना रखिए, जब क्लॉकवाइज घूमती है तो बार बार क्लॉकवाइज लिखने की जगह हम उसमें क्या साइन लगा देते हैं? पॉजिटिव। और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो क्लॉकवाइज घूमती है तो नेगेटिव, और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो पॉजिटिव। ये जब हम टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे बॉडी पे तब हम इनका यूज करेंगे। ठीक है, और हमने क्या देखा था, अब जब हमारी बॉडी कोई भी घूम रही है तो घूमने पे उसका कोई एक्सेस होगा। जब हम नट को कसते हैं, टाइट करते हैं, तो उसका एक्सेस वो अंदर की तरफ जाता है दीवार में। जब हम उसको ढीला करते हैं तो वो दीवार से क्या होता है, एक्सेस उसका बाहर आता है। या हम जब कैप किसी बॉटल की बंद करते हैं तो किस डायरेक्शन में हम बंद करते हैं कि उसका एक्सेस अंदर जाए, या किस डायरेक्शन में उसे खोलना हो तो किस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे कि वो खुल जाए। हम उसके लिए क्या देखते हैं? एक्सेस। और ये मैंने कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको कि हम ये किससे निकालते हैं, हमारे राइट हैंड थंब रूल से, कि जब बॉडी मेरी कैसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो एक्सेस क्या है? बाहर। मतलब जब भी हमें किसी भी ढक्कन को, किसी भी बॉटल के कैप को खोलना होगा तो कैसे रोटेट करेंगे हम? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब हमें किसी को भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो उसका जो एक्सेस है वो कहाँ की तरफ मूवमेंट होता है? उसके एक्सेस का इनवर्ड मूवमेंट होता है। तभी हम जब किसी नट को बोल्ट करते हैं तो कैसे घुमाते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। व्हेन आई विल बी डूइंग, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस आई विल बी डूइंग सम एग्जांपल्स, तो उसमें मैं आपको डायग्राम से भी एक बार क्लियर कर दूंगी। अब आते हैं, देखिए हमने देखा इसमें डायरेक्शन है, हमने फोर्स लगाया, बॉडी घूमी तो बॉडी में कोई डायरेक्शन आया। जब बॉडी में डायरेक्शन आया तो हमारे टॉर्क में क्या हो जाएगा? सिंस हमारे टॉर्क में क्या है? डायरेक्शन। और किसी भी चीज में डायरेक्शन होता है तो वो कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारा टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ये समझ में आया? अब आते हैं, हमें चाहिए कि भाई मुझे टॉर्क 0 करना है या टॉर्क मैक्सिमम करना है, तो ये मैं कैसे करूंगी, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो यू जस्ट कॉपी ऑल दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी विल एक्सप्लेन कि हम टॉर्क को मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं, टॉर्क को 0 कैसे कर सकते हैं। ओके, पॉज द वीडियो, कॉपी इट। ओके, सो कमिंग टू एग्जाम्पल्स। अब हम पहले टॉर्क को कैसे 0 करना है या कैसे मैक्सिमम करना है, ये हम अपने एग्जाम्पल के हेल्प से देखते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, मेरा एग्जाम्पल लिया डोर का। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, हम डेली देखते हैं। तो देखिए ये तो हमारा डोर जहां से फिक्स्ड है, ये उसका मूविंग वाला पार्ट, जो डोर तुम्हारा क्या करता है? मूव। अब ये तो है इसका क्या? पाइवोटेड पॉइंट, जिसे क्या बोलते हैं? हिंज।
जहां से ये डोर पाइवोटेड है। अब डोर हमारा क्या है 2D, कोई ऐसा रॉड तो नहीं है सिंगल सा, इसलिए इसे पाइवोटेड पॉइंट से नहीं किया, ये पूरा एक 2D के हिसाब से उसका एक ही पॉइंट माना जाएगा। अगर इसे हम कंप्रेस करके एक लाइन बना दें तो ये डोर का क्या है पाइवोटेड पॉइंट। तो हम इसको कहां से लेके चलते हैं, इसके सेंटर पे मान लेते हैं, यहाँ पाइवोटेड पॉइंट है। अब हमें लगाना है फोर्स। तो देखिए हमें चाहिए कि भाई टॉर्क क्या है, हमें इस डोर का मूवमेंट कराना है कि कम से कम हमें मेहनत करनी पड़े और ज्यादा से ज्यादा हमें फायदा मिले। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कम से कम मेहनत करनी, तो मेहनत ही नहीं करो ना भाई, लगा ही नहीं रहे फोर्स। हम गेट के बाहर खड़े चिल्ला रहे मम्मी गेट खोल दो, तो ऐसा नहीं कर सकते ना। अगर ऐसा कर रहे हो तो हमने फोर्स को ही पहली बार में क्या कर दिया, हमारा टॉर्क क्या है, हमने देखा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा था हमारा। आई एम नॉट राइटिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड पाइवोटेड पॉइंट, ये आप समझ गए। तो मैं शॉर्टकट में हर जगह क्या लिख दूंगी, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पर आप एग्जाम में पूरा लिखना फॉर्मूला, ठीक। सो अब मैंने क्या किया, या मुझे टॉर्क 0 करना है तो मैंने फोर्स ही नहीं लगाया, फोर्स ही 0 कर दिया, तो मेरा टॉर्क क्या हो गया 0 हो गया। मैं कुछ भी डिस्टेंस पे फोर्स लगा ही नहीं रही हूँ, तो कुछ भी डिस्टेंस लो, 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करो, क्या गेट खुलेगा, नहीं, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। ठीक, पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हम गेट के बाहर नहीं खड़े रह सकते और मम्मी गुस्सा है तो वो भी गेट नहीं खोलेंगी। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, जो हमने क्या बोला था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर मैं फोर्स, मुझे टॉर्क चाहिए 10 न्यूटन मीटर का, तो या तो मैं फोर्स 10 न्यूटन का लगाऊं और डिस्टेंस 1 मीटर पे लगा दूं। सपोज 10 न्यूटन का फोर्स मैंने यहाँ क्यू पे लगा दिया, क्यू पॉइंट पे लगाया तो हो गया, पर मुझे तो फोर्स कम लगाना है। तो मैंने क्या चालाकी की, मैंने फोर्स 1 न्यूटन का लगाया और डिस्टेंस बढ़ा के कहा, किस डिस्टेंस पे लगा दिया, आर पे, तो कितने मीटर पे लगा दिया। अब प्लीज ऐसा मत बोलना कि डोर 10 मीटर लंबा कैसे कर दिया आपने, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो मैंने क्या कर दिया 10 मीटर कर दिया, तो फोर्स कम लगाया और डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो हमारा क्या हो गया, टॉर्क हो गया 10 न्यूटन मीटर का। या फिर तुम्हें तो डिस्टेंस तुमने क्या कर दी, अभी ये तो हो गया हमारा फोर्स को कैसे कम कर रहे हैं, डिस्टेंस को कैसे ज्यादा कर रहे हैं। अब टॉर्क को 0 कैसे कर रहे थे, टॉर्क हमारा 0 कैसे आ रहा था, या तो फोर्स 0 कर दो, जैसे इस हैंडल में नट है हमारा स्क्रू, हमने क्या किया, इस हैंडल को मूव ही नहीं किया, फोर्स ही नहीं लगाया, और दूसरी बार क्या किया, इस हैंडल को छोटा कर दिया। बिल्कुल जहां ये पॉइंट है ना, या ये हैंडल का पॉइंट है जहां से ये रोटेट कर रहा है, या फिर मेरा ये गेट का पॉइंट है, पाइवोटेड पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है OR, मैंने O पे ही जाके जहां से वो बोल्टेड है या पाइवोटेड है वहीं जाके मैं धक्का लगा रही हूँ बिल्कुल कॉर्नर में। तो क्या मेरी बॉडी मूव करेगी, ये मेरा पाइवोटेड पॉइंट है, मैं यही फोर्स लगा रही हूँ, तो क्या बॉडी रोटेट करेगी, नहीं करेगी। तो मैंने डिस्टेंस ही 0 कर दिया, फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन डिस्टेंस ही 0 कर दिया, तो टॉर्क क्या हो जाएगा 0। तो या तो फोर्स 0 कर दो या डिस्टेंस। एक और चीज कर सकते हो जिससे आपको टॉर्क 0 मिलेगा, क्या कर सकते हो, आप टॉर्क कैसा लगा रहे, फोर्स कैसा लगा रहे थे परपेंडिकुलर, अब आप फोर्स परपेंडिकुलर ना लगा के पैरेलली लगाओ, बॉडी पे पैरेलली लगाओ फोर्स। जैसे ये गेट है, गेट पे आपने देखा होगा जो नॉब हैंडल होता है गेट का, वो 3D में अगर आप इसे समझो थोड़ा सा, तो ये कैसे होगा, बाहर की तरफ होता है, अंदर की तरफ तो वो नॉब नहीं रहता है ना, कि नॉब उसी के एक्सिस के संगी है ऐसा। अगर नॉब अंदर की तरफ इस तरह से होगा तो क्या गेट बंद होगा आपसे, नहीं। आप गेट के जो ये वाला कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे कितना भी धक्का लगाते रहो, सीधा सामने गेट बंद नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक छोटा सा हैंडल आपने उससे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे लगा दिया। आप ऐसे समझो ये मेरा गेट है, गेट से मैं हैंडल कैसे लगाती हूँ ऐसे, तो ये हैंडल कितने एंगल पे लगा है, 90 डिग्री पे। और अगर मैंने गेट पे हैंडल ऐसे ऊपर लगा दिया, यहाँ लगा दिया सपोज, तो क्या वो मूव करेगा, नहीं करेगा। तो एक और चीज क्या है, फोर्स और तुम्हारा जो एक्सिस है उसके बीच में जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर एंगल तुमने 0 डिग्री कर दिया तो तुम्हारा टॉर्क क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो अब जब हमें 0 के बारे में पता चला तो हम मैक्सिमम के बारे में भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमने मैक्सिमम के लिए क्या किया,
अगर मैं ओ पॉइंट पे ही फोर्स लगा रही हूँ अपने गेट पे या इस तुम्हारे स्क्रू में, तो क्या ये मूव करेगा? नहीं, तो टॉर्क 0 हुआ। चलो फोर्स तो हम लगा रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, चलो थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा के देखते हैं। ये हैंडल मैंने इतना सा ले लिया और यहाँ क्यू पर लगाया। तो जब मैंने या तो हैंडल ले लिया या क्यू पर लगाया तो मुझे चलो मूव तो किया मेरा गेट पर, थोड़ा ज्यादा दम लगानी पड़ रही है। मैंने क्या चालाकी की, हैंडल की लेंथ बढ़ा दी और यहाँ जो सबसे ज्यादा कॉर्नर है गेट का, लास्ट कॉर्नर दैट इज आर, वहां पर मैंने परपेंडिकुलरली हैंडल लगा दिया छोटा सा। तो अब थोड़े से जब मैंने ये हैंडल बड़ा किया तो क्या होगा, हैंडल में ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ओपी, ये डिस्टेंस हैंडल का इंक्रीज हो गया और हमारे हैंडल से टॉर्क क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कम फोर्स लगाने पे भी हमें ज्यादा या मैक्सिमम जितना चाहिए टॉर्क, ऐसा नहीं है ना टॉर्क इतना लगा दो कि जितना अर्थ को रोटेट करने के लिए चाहिए या खूब बहुत बड़ी कोई बॉल रोटेट करने के लिए चाहिए। अगर हमें छोटी सी चीज रोटेट करनी है तो हम उस हिसाब से टॉर्क लगाएंगे। तो हम कम से कम फोर्स में ज्यादा से ज्यादा टॉर्क ले सकते हैं। कैसे? डिस्टेंस बढ़ा के। ये तो हमारी किसकी बात हुई, टॉर्क की बात हुई, एग्जाम्पल्स की। अब चलिए देखिए, एक मेरा ये रॉड है, कुछ भी है, मैंने एक लाइन, एक कुछ भी रॉड ले लिया, इसको एक ओ पॉइंट से पाइवोट किया। अब मैं इस रॉड को क्या करना चाहती हूँ, रोटेट करना चाहते हैं हम। रोटेट करने के लिए हमने यहाँ फोर्स लगाया, कुछ फोर्स लग रहा है, लेकिन क्या फोर्स हम अकेले लगाते हैं? जैसे हमारा टैप है, कभी भी कोई चीज है, हम ढक्कन है किसी बॉटल का खोलते हैं, तो क्या फोर्स हम बस एक ही उंगली से या अंगूठे से लगाते हैं या एक ही फिंगर से लगाएंगे? नहीं ना, वी यूज आर एटलीस्ट 2 फिंगर्स, 2 फिंगर से। मतलब ये फोर्स अगर इसे क्लॉकवाइज घुमा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स, इसी सेम फोर्स मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएंगे। पर कहाँ लगाएंगे? इस फोर्स से ऑपोजिट लगाएंगे। तो फोर्स का यहाँ से नीचे लग रहा था और यहाँ कैसे लग रहा है, ऊपर। क्यों? क्योंकि ये फोर्स जो नीचे वाला है इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा, तो हमें बॉडी को रोटेट कराना है, तो ये फोर्स भी तो क्लॉकवाइज ही घुमाना चाहिए। तो ये फोर्स हमारा क्या घुमाएगा, क्लॉकवाइज। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट। अगर मैं किसी बॉडी को मूव करना चाह रही हूँ तो उसे पुश, पीछे से धक्का लगा रहे हैं। हमें किसी कोई फ्रेंड आया, बोला मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ इस बॉडी को मूव करने के लिए, तो क्या करना है, आप उसे पीछे से धक्का लगा रहे हो, वो आगे से पुल कर रहा है, तो बॉडी क्या होगी, आप दोनों की फोर्स की हेल्प से दोनों को कम कम फोर्स लगाना पड़ेगा और बॉडी मूव कर जाएगी। ऐसे ही रोटेशन की बात हुई, हमें रोटेट कराना है, तो ये फोर्स ने क्लॉकवाइज घुमाया, तो जब हमें उसकी हेल्प करनी है ना, हमें उससे दुश्मनी तो नहीं निभानी। अगर दुश्मनी निभानी होगी तो एक काम करो, आप फोर्स कैसे लगा दो, नीचे से। अब आप फोर्स नीचे से लगा रहे हो तो ये वाला फोर्स बॉडी को कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। ये मेरा रॉड है, एक फोर्स यहाँ से लग रहा है, एक फोर्स यहाँ से, दोनों एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। क्या बॉडी रोटेट करेगी? नहीं। पर यही फोर्स मुझे हेल्प करनी है किसी की, तो क्या हो जाएगा, मैंने फोर्स लगाया ऑपोजिट, तो इस फोर्स ने भी क्या किया, क्लॉकवाइज घुमाया, तो मेरी बॉडी बड़ी आसानी से घूमने लगेगी। तो जनरली जो हमारा टॉर्क लगाते हैं हम, या रोटेशन होता है बॉडी का, कभी सिंगल फोर्स के कारण नहीं होता है। हमेशा जो रोटेशन होता है वो किसके कारण होता है, कपल के कारण। हमेशा पेयर ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे तभी बॉडी न्यूट्रल होगी, स्टेबल होगी। हस्बैंड वाइफ ले लो, मेल फीमेल ले लो, तभी फैमिली बनेगी। तो फोर्स को भी तो मिलना चाहिए भाई, कोई कपल। तो फोर्स ये क्या है तुम्हारा, रोटेशन के लिए तुमने इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाया, जिससे तुम्हारा क्या हो, बॉडी का स्मूथ रोटेशन। देखिए यहां से ये बॉडी है, यहां से मैंने क्या लगाया, ऊपर फोर्स, यहां से कैसे लगाया, नीचे, तो बॉडी घूमने लगी। तो ये चीज थी हमारी कपल। कपल क्यों? क्योंकि हमने पेयर लिया और एक ही चीज का पेयर लिया। फोर्स के संग तुम कुछ और नहीं ले सकते हो,
फोर्स लगा रहे हो और यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो, यहाँ कोई और प्रेशर लगा दिया, ऐसा नहीं कर सकते ना, फोर्स ही लगा रहे हो आप। एक ही तरह का लोग है कपल, एक ही टाइप के, एक सिंगल टाइप की स्पीशीज और बस ऑपोजिट बिहेवियर के साथ बनता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो अब हम लिखते हैं हमारा कपल कैसे होता है पेयर में, उसके कुछ एग्जांपल। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप बोलोगे मैम आपने डोर लिया था, डोर में तो एक ही तरफ से फोर्स लगाते हैं हम, यहाँ से ये जो हमारा हिंज वाला पार्ट है, हम तो सिर्फ फोर्स कहाँ से लगा रहे हैं, यहाँ से लगा रहे हैं परपेंडिकुलरली। नहीं बेटा, आप तो यहाँ से फोर्स लगा रहे हो, लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, एक्शन एंड रिएक्शन। तो जब आप यहाँ से फोर्स लगा रहे थे तो ये जो हिंज वाला पॉइंट था, जहां से ये हमारा डोर कैसे था, पाइवोटेड था, ये क्या कर रहा था इस पे, अगर ये गेट डोर पे आप अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे थे तो ये जो हमारा हिंज है ये बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा था, एंड डोर वॉज मूविंग और टर्निंग। तो यहाँ भी डोर में कहीं ना कहीं हमारे दो फोर्सेस हैं, इक्वल और ऑपोजिट। बस दूसरा वाला मैं दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो कहाँ पर है, जहां पे पाइवोटेड पॉइंट, और अगर पाइवोटेड पॉइंट है तो डिस्टेंस क्या हो गया, 0, इसलिए वो फोर्स लगभग 0 हो गया, हमें दिख नहीं रहा है, पर वो एग्जिस्ट करता है। तो अब हम कपल की डेफिनेशन लिखते हैं कि कपल को हमें डेफिनेशन कैसे लिखनी है और इसके कारण जो मूवमेंट हो रहा है उसका डेरिवेशन कैसे हो रहा है। ओके, तो अब मैंने आपको क्या बताया, कपल बताया, कैसे बताया, कपल के कारण हो क्या रहा है, टर्निंग या मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो टर्निंग कैसे हो रही है, हमने फोर्स कैसा लगाया, पेयर में, कैसे लगाया, इक्वल और ऑपोजिट पैरेलल फोर्स। देखो ये फोर्स ऐसा है, वो फोर्स ऐसा है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ऐसा तो नहीं है ये फोर्स ऐसा है और दूसरा फोर्स ऐसा है तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, नहीं ना, दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं और पैरेलल फोर्सेस हैं। तो हमारे जब कपल की हम डेफिनेशन लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, कपल क्या है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस, पर ये जो पैरेलल फोर्सेस हैं दे आर नॉट एक्टिंग ऑन वन लाइन। ये इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये इस तरह से क्लॉकवाइज घुमा रहा है और ये वाला इस तरह से, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, पर दोनों का जो एक्सिस है रोटेशन का वो क्या है, सेम। तो हमने क्या बोला, टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग ऑन सेम लाइन but same axis of force forms a couple। ये हमारे कपल की डेफिनेशन है। कुछ बेसिक से एग्जांपल लेते हैं। रेंच, जो कार में हम नट को टाइट करने के लिए क्या यूज करते हैं, रेंच। तो कैसे करते हैं, फोर्स मानो हमें उसे कैसे घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज मान लीजिए, तो कैसे होगा, हम कैसे फोर्स लगाएंगे, एक फोर्स यहाँ लगाएंगे, दूसरा फोर्स इस पार्ट पे लगाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे दोनों हाथों से। एक हाथ से घुमाओ तो कितनी मेहनत लगेगी, पर दोनों से लगाओ तो कम फोर्स लगा के हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। वो कैसे मिल रहा हम अभी न्यूमेरिकली भी देखेंगे। दूसरा टैप, टैप को हम एक अंगूठे से या एक उंगली से नहीं खोलते ना, हम कैसे लगाते हैं, कपल में फोर्स, अपने हैंड का इस तरह से फोर्स। तो टैप की पूरी पतली होती है, लास्ट में क्यों पतली नहीं होती, क्यों, क्योंकि हमें फोर्स कैसे लगाना है, कपल के फॉर्म में, इसलिए बड़ी होती है, थोड़ी सी चौड़ी होती है, जिससे हम कपल के फॉर्म में क्या लगा सके, फोर्स। अब निकालते हैं हम, देखो ये फोर्स है और पाइवोटेड पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो OA और इस फोर्स के कारण एक मूवमेंट आ रहा होगा, और ये फोर्स है और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है OB, तो इस फोर्स और इस डिस्टेंस के कारण एक मूवमेंट आ रहा होगा। तो दोनों मूवमेंट का सम ही तो कपल या फिर रोटेशन में बॉडी के या टर्निंग में हेल्प कर रहे हैं, इसलिए अब हम क्या निकालेंगे, मूवमेंट ऑफ कपल। पहले हमने क्या करा था, एक फोर्स के कारण मूवमेंट आ रहा था, अब हमारे दो फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस के अपने अपने डिस्टेंस हैं, सारी चीजें हैं, तो हम क्या निकालेंगे, मूवमेंट ऑफ कपल। तो देखो सबसे पहले हमने क्या निकाला, ए पॉइंट पे मूवमेंट ऑफ फोर्स एट ए, इसे और क्या बोल सकते हैं, टॉर्क ए या टाउ ए भी बोला, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पाइवोटेड पॉइंट। तो फोर्स का पाइवोटेड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, OA।
तो टॉर्क ए हमारा क्या है, फोर्स इंटू OA। अब मूवमेंट ऑफ फोर्स एट बी पे क्या निकाला हमने, बी पर क्या निकाला, हमारा बी पर क्या निकाला हमने, ये तो बी का फोर्स ये है और डिस्टेंस क्या है OB, तो ये आ गया OB। अब हम टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स, अब अभी आप बोलोगे मैम ये तो देखिए कैसा घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो हमें मूवमेंट ऑफ फोर्स को क्या लेना चाहिए, पॉजिटिव, और यहाँ भी क्लॉकवाइज, तो सॉरी मूवमेंट ऑफ फोर्स को नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव। तो अभी साइन मत लीजिए, जब हमारे पास क्लॉकवाइज भी रोटेशन हो रहा होगा फोर्स के कारण, एंटी क्लॉकवाइज भी हो रहा होगा, तब हमें अलग अलग चेंजेस आएंगे बॉडी में, तब हम देखेंगे कि पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव। अभी तो देखो चाहे ये वाला एक पे फोर्स हो, ये भी पॉजिटिव रोटेट कर रहा है, या बी पे फोर्स है, ये भी आपका सॉरी पॉजिटिव नहीं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और बी पे फोर्स है वो भी क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो हमने क्या लिया, अभी साइन को निग्लेक्ट करके चले, ठीक है। तो टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, ए पे जो टॉर्क लग रहा है उसके कारण मूवमेंट, प्लस बी पर जो टॉर्क लग रहा है उसके कारण। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू OA प्लस फोर्स इंटू OB, फोर्स कॉमन ले लेंगे, OA प्लस OB क्या हो गया हमारा D। तो अगर हम इसका पूरा बेसिक फॉर्मूला बनाते हैं फटाफट, डेफिनेशन इसकी मोमेंट ऑफ कपल की बनाए, तो मोमेंट ऑफ कपल हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू मोमेंट ऑफ कपल हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा मूवमेंट ऑफ कपल क्या हो गया, फोर्स इंटू D, और ये D क्या है, दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये फोर्स और इन फोर्स दोनों के फोर्सेस के बीच का क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मूवमेंट ऑफ कपल क्या हो गया, इसकी डेफिनेशन प्रोडक्ट ऑफ ईदर फोर्सेस, कोई भी फोर्स ले लो क्योंकि दोनों इक्वल है, तो एक ही ले रहा हूं, वो कॉमन आ गया था, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ ईदर फोर्सेस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस को क्या बोलते हैं, कपल आर्म। जिस एक्सिस के अलोंग दोनों जो फोर्स लग रहे हैं इक्वल ऑपोजिट, जिन्होंने कपल बनाया, उस एक्सिस या आर्म को क्या बोलते हैं, कपल आर्म। तो दिस इज द डेफिनेशन, यू राइट इट। और यूनिट भी हम ले सकते हैं, फोर्स की यूनिट क्या है, जो मूवमेंट ऑफ कपल मूवमेंट ऑफ फोर्स की होती है वही मूवमेंट ऑफ कपल की होगी, क्या, न्यूटन, और डिस्टेंस की मीटर, तो इसकी न्यूटन मीटर। ऐसा यूनिट पता है तो CGS क्या हो जाएगी, डाइन सेंटीमीटर। रिलेशनशिप आपको पता है। सो दिस वॉज फॉर टुडे। कल हम इक्विलिब्रियम देखेंगे और हमारा जो ग्रेविटेशन का इफेक्ट, ग्रेविटी के कारण क्या होता है, वेट कैसे हम निकालते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सब देखेंगे। सो दिस वॉज फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपने सारे दोस्तों को जिनको इसकी जरूरत है। प्लीज सेंड दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन, और एनीथिंग यू वांट कि हाँ मैम ये चीज समझ में नहीं आई, तो उसको हम छोटे से टॉपिक को लेक्चर से हटके भी एक्सप्लेन थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कि मैम ज्यादा समझना है, वील डू इट। सो थैंक यू फॉर नाउ।